हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कब हुई, साथ ही साथ कोशिका सिद्धांत क्या होता है, वह इसके अलावा कोशिका के आकार व आमाप क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे, यानी कि कोशिका के दो प्रकारों के बारे में देखेंगे। यानी ये आज की इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो कोशिका जीवन की इकाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। देखिए, कोशिका की यदि हम खोज की बात करते हैं तो बेसिकली कोशिका की यदि हम खोज की बात करते हैं तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि सबसे पहले एक पतले टुकड़े में कुछ खोखली गुहा को देखा और इसे ही रॉबर्ट हुक ने किसे क्या नाम दे दिया, कोशिका कह दिया। मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने पतले टुकड़े में क्या देखा, कुछ खोखली गुहा देखा, मतलब कि होलो कैविटी देखा, और इसे ही रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, कोशिका कहा। देखिए, सेल की यदि बात करते हैं तो जो सेल शब्द है, सेल शब्द की उत्पत्ति जो है ये सेला वर्ड से हुई है, और सेला वर्ड का मतलब होता है होलो कैविटी, यानी कि खोखली गुहा। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के चित्र को देखा, उन्होंने उस चित्र को माइकोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ये आपको याद रखना है। मतलब आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, वो है रॉबर्ट हुक की बुक, यानी कि माइकोग्राफिया। तो कभी कभी आता है कि माइकोग्राफिया के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक। देखिए, वास्तव में यदि हम बात करें कि जीवित कोशिका की खोज, देखिए जो एक्चुअल में यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, वो कैसी कोशिका थी, वो मृत कोशिका थी। लेकिन यदि बात करें कि वास्तविक जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वास्तविक जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, ल्यूवेनहॉक को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से ही सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। देखिए, बेसिकली कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज और देखना है कि जैसे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं जो कि कई सारी एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। तो कोशिका अपने आप में एक यूनिट यानी कि इकाई की तरह कार्य करती है। और इसी प्रकार आपस में कोशिकाएं जब मिलेगी तो ऊतक का निर्माण होगा, फिर ऊतक मिलेंगे तो अंगों का निर्माण होता है, कई सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्रों का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए 1665 में कोशिका की खोज हुई, लेकिन इसके बाद जो कोशिका सिद्धांत आया, यानी सेल थ्योरी। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन व स्वान नामक दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका की थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत को दिया। देखिए, यद्यपि इनका सिद्धांत जो है यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो स्लाइडेन व स्वान ने सिद्धांत दिया, उनका सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है या नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। इन्होंने केवल इतना बताया कि कोशिका जो है, बेसिकली कोशिका सिद्धांत जो है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोशिका सिद्धांत की कई सारी थ्योरी है जिसको आप अगली वीडियो में देखेंगे। देखिए, तो इनका सिद्धांत किसी भी प्रकार से यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अब यदि बात करें कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो पहली बार सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोशिका जो है विभाजित होती है। मतलब कोशिका जो है लगातार क्या होती है, डिवाइड होती रहती है और विकसित होती रहती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले यह बताया कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी ही कोशिकाओं से होती है, यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन होता है तो इससे क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, कोशिका की यदि आप यानी कि कोशिका की यदि साइज की बात करते हैं तो देखिए कोशिका की साइज अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है जो माइकोप्लाज्मा है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है, इसकी लंबाई बेसिकली 0.3 माइक्रोन होती है, जो कि बेसिकली PPLO भी कहलाते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया समजीव। तो आपको दूसरा नाम भी यहाँ पे याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा है यह सबसे छोटी कोशिका होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 0.3 माइक्रोन होती है, जिसे PPLO भी कहते हैं।
यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोनिमोनिया समजीव कहते हैं। और एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा बेसिकली पीपीएलओ ही होता है, जिसका कि माप 0.1 माइक्रोन होता है। तो कुल मिला के यदि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका यदि आपसे पूछता है तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। वही जो बैक्टीरिया सेल होती है यानी जीवाणु कोशिका होती है, उसकी जो साइज होती है वो होती है 3 माइक्रोन होती है बेसिकली। फिर इसके बाद देखिए 3 से यहाँ पे कभी कभी 3 से 5 माइक्रोन भी देखने को मिलती है। और मनुष्य की यदि लाल रक्त कोशिका देखें, इसका भी व्यास लगभग तंत्रिका कोशिका के समान होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका जो होती है वह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, तो वो शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका। वहीं यदि तंत्रिका कोशिका की बात करें तो यह सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका। इसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं सेल यानी कि कोशिका के शेप यानी कि आकृति के बारे में, तो कोशिका की जो आकृति होती है बेसिकली इनके कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। देखिए कुछ कोशिकाएं जो होती है बिंबाकार होती है, इसके अलावा कुछ कोशिकाएं बहुभुजीय होती है, कुछ स्तंभी होती हैं, कुछ घनाभ होती हैं तथा कुछ धागे के समान होती हैं या समप्रभाकार होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, गोल कोशिका होती है। ये देख सकते हैं आप, इनकी साइज एकदम से राउंड शेप्ड होती है, जिनको कि हम गोल सेल यानी कि राउंड सेल कहेंगे। फिर इसके बाद एक प्रकार की कोशिका हो सकती है लंबी या सक्रिय कोशिका। इस प्रकार से आपको कई सारी कोशिकाएं बॉडी के अंदर कई सारी जगहों में देखने को मिलती है जो कि लंबी यानी कि सक्रिय कोशिका होती है। देखिए कुछ कोशिकाएं जो है शाखित रूप में हो सकती है और लंबी हो सकती है। जैसे जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है यानी जो नर्व सेल होती है वो शाखित होती है। कुछ कोशिकाएं दीर्घाकृत हो सकती है। कैसी हो सकती हैं, दीर्घाकृत हो सकती हैं। वहीं जो कुछ कोशिकाएं होती है वो गोल यानी कि मीजोफिल जैसे कोशिका होती है, यह कैसी होती है, गोल होती है। देखिए इसके बाद कोशिका के यदि प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कोशिका का प्रकार है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बेसिकली यदि हम ओवरऑल देखें तो कोशिका 2 ही प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद फिर यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये पुनः 2 प्रकार से हो जाती है। एक तो आपका प्लांट सेल बनाती है और दूसरा क्या है, एनिमल सेल बनाती है। यानी मुख्य रूप से जो कोशिका होती है 2 ही प्रकार की होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बेसिकली अविकसित प्राथमिक कोशिकाएं होती है जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी पहली विशेषता तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनके केंद्रकों के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। देखिए इनमें कोशिकांगों जैसे कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं जो कि बेसिकली दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग होते हैं, इनका अभाव होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी काय व लाइसोसोम भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणुभोजी तथा नील हरित शैवाल जो होते हैं ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आने वाले शैवाल होते हैं। और इन कोशिकाओं की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें से आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी होती है। सबसे पहली चीज क्या है कि यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनमें केंद्रक के चारों तरफ यदि केंद्रक होता भी है वो भी अल्प विकसित होगा। पहली बात तो केंद्रक जो है विकसित नहीं होता है और केंद्रक के चारों ओर किसी प्रकार से केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी का क्या होता है, अभाव होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इसके अलावा जो जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज व इसके अलावा जो नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली विशेषता क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कि इनमें केंद्रकीय झिल्ली के अभाव के कारण केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए
तथा आर्यनिक कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। देखिए केंद्रक के चारों तरफ किसी प्रकार से यहाँ पे आपको याद रखना कि प्लाज्मा झिल्ली, या आप ये कह सकते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है, जिस कारण से केंद्रक के अंदर के जो पदार्थ हैं बेसिकली प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सभी के सभी कोशिका द्रव्य में ही बिखरे हुए होते हैं। इसके अलावा देखिए इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा देखिए इनमें विकसित जीवों के समान ही गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो इनमें विकसित जीवों में जैसे गुणसूत्र पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। मतलब इनमें विकसित कोशिकाओं की तरह गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए चौथी विशेषता क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है विस्तारित होकर माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है यही क्या होती है, विस्तारित होकर के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करने लगती है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्लों की बनी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो मुख्य रूप से यहाँ पे आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्लों की बनी होती है। वहीं यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो देखिए बेसिकली यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है इनमें सुस्पष्ट यानी सुसंगठित तथा विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनके केंद्रक के चारों तरफ एक निश्चित केंद्रक कला पाई जाती है। मतलब ये क्या है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं और इनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ में केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली भी यानी केंद्रकीय कला भी पाई जाती है। देखिए इनमें जो है सभी प्रकार के विकसित कोशिकांगों जैसे इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनमें सभी कोशिकांग जो है विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, सभी के सभी वेल डेवलप्ड यानी कि विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। तो इनमें सभी कोशिकांग जो है विकसित अवस्था में पाए जाते हैं तथा जो इनका गुणसूत्र होता है वो विकसित तथा न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा देखिए यदि बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इन कोशिकाओं में जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका तथा सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण ही इनके विभाजन के समय तर्कु का भी निर्माण होता है। आगे आप देखेंगे कि तर्कु का निर्माण कैसे होता है। जब आप पोलन ग्रैंड का डेवलपमेंट देखते हैं, जो आप मेल गैमेटोफाइट्स होता है यानी कि नर युग्मकोद्भिद है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो जब आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक तर्कु प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। इनकी कोशिका जो होती है उनमें भित्ति भी पूर्ण विकसित पाई जाती है तथा सेल्यूलोज की बेसिकली बनी होती है। इनका जो राइबोसोम होता है वो भी कैसा होता है, 80S प्रकार का होता है। वहीं यदि जीवाणुओं की बात करें, जीवाणुओं, विषाणुओं, जीवाणु भोजी तथा नील हरे शैवालों को छोड़ करके शेष सभी की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। हमने आपको क्या बताया कि जीवाणुओं, वायरसों एवं जीवाणु भोजियों तथा नील हरे शैवालों, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, साथ ही साथ कोशिका सिद्धांत व कोशिका के साइज, कोशिका की आमाप व आकार आपने यानी कि शेप और साइज आपने देखी। इसके बाद प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक तथा साथ ही साथ इनकी विशेषताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।